अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से तहे दिल से सॉरी। आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा और आपको वो खबरें नहीं मिल रही होंगी जो टीवी मीडिया जानबूझकर आपको नहीं दिखाना चाहता। लेकिन आज से मैं वापस लौट चुकी हूँ और अब आपको वो तमाम खबरें मिलेंगी जिसमें सच होता है और जो हमारे इस इस्लामोफोबिया समाज का असली चेहरा दिखाती हैं। जैसे आप अगर इन दो तस्वीरों को देखेंगे तो आपको इसमें भी इस्लामोफोबिया नज़र आएगा और आप ये जानेंगे कि हमारे देश में असल में सब कुछ बदल गया है। यहाँ कानून सबके लिए बराबर नहीं है और उर्दू नाम वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर बताना आपको ये है कि एक तरफ वो लोग हैं जो आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के नाम पर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर इन पर किसी उर्दू नाम वाले ने हमला किया तो उस सूरत में इन्हें गोली चलाना आना चाहिए ताकि ये लोग उन पर हमला करने वालों को गोलियों से भून कर छलनी कर सकें। ये ट्रेनिंग इन्हें कर्नाटक में मिल रही है और ये लोग श्री राम सेवा संगठन से जुड़े लोग हैं। वैसे तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगी और ना ही आपको ये बताऊंगी कि कांग्रेस के शासित स्टेट में आखिर ये क्यों और कैसे हो रहा है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको संभल लेकर ज़रूर चलना चाहती हूँ ताकि आप ये जान सकें कि जब हिंदू आत्मरक्षा के लिए हथियारों की ट्रेनिंग लेता है तो क्या होता है और जब एक मुसलमान आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के लिए हाथों में पत्थर उठाता है तो फिर क्या होता है। जिस बुर्के वाली महिला को आप देख रहे हैं इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम जिक्रा है और इस पर यह आरोप है कि पिछले दिनों जब संभल में हिंसा हुई थी तो इस महिला ने उस हिंसा में पत्थरबाजी की थी, लिहाजा अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा दो और महिलाओं को गिरफ्तार किया है और 52 आदमियों को भी इसी पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। खैर मैंने आज जिक्रा के परिवार से बात की और उनसे ये पूछा कि जिक्रा को पत्थरबाजी करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो उनका ये कहना है कि जिक्रा ने पत्थरबाजी आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में की, ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक में सेल्फ डिफेंस के लिए श्री राम सेवा संगठन के लोग हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। फर्ज कीजिए कल को अगर हथियारों की ट्रेनिंग लेने वाले इन श्री राम सेवा संगठन के लोगों पर कोई आफत आती है या फिर किसी का हमला होता है तो इन्हें गोली चलाने का हक नहीं होगा। और अगर ये सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते हैं तो क्या पुलिस इन्हें ठीक वैसे ही गिरफ्तार करेगी जैसे संभल में जिक्रा को गिरफ्तार किया है। खैर ये मैं आप पर छोड़ती हूँ और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये बात ज़रूर बता सकते हैं कि अगर कल को ये लोग सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते हैं तो क्या पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको फ़िलिस्तीन लेकर ज़रूर चलना चाहती हूँ क्योंकि फ़िलिस्तीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपने देश में श्री राम सेवा संगठन के लोग हैं और फ़िलिस्तीन में सेटलर हैं। इनके हाथों में भी इसी तरह से कुल्हाड़ी और दूसरे हथियार दिखेंगे और ये लोग जिसके घर पर चाहे उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेटलर किसे कहते हैं और ये कौन लोग होते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देती हूँ कि सेटलर उन इजराइलियों को कहा जाता है जो ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीन के लोगों के घरों पर कब्जा करते हैं। अल जज़ीरा ने इजरायली मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के हवाले ये बताया कि इस तरह के सेटलर्स वेस्ट बैंक के हज्जा नामक गांव में रेड कर रहे हैं और उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं। यही रिपोर्ट ये भी कहती है कि करीब 7 लाख सेटलर्स फ़िलिस्तीन के 250 शहरों पर कब्जा करके वहां रहने लगे हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि 1948 से पहले इजराइल जैसे देश का वजूद ही नहीं था और आज जहां इजराइल है वो पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन था। लेकिन आज फ़िलिस्तीन का नामो निशान मिट चुका है और इसीलिए ही मिटा है क्योंकि इजराइल के सेटलर्स धीरे धीरे फ़िलिस्तीन का वजूद ख़त्म कर रहे हैं।
जैसे हो सकता है कनाडा का वजूद खत्म हो जाए। कल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के ठीक बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है कि कनाडा को अब अमेरिका में मिल जाना चाहिए। यानी अगर अमेरिका कनाडा को खुद में मर्ज कर लेता है तो फिर कनाडा का भी वजूद खत्म ही हो जाएगा। वैसे हमारे देश के लोग ये कह रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भारत की ताकत के सामने सरेंडर करके दिया है। उसने भारत से पंगा लिया था, इसीलिए उसे इस्तीफा देना पड़ा। खैर, अब आपको दिल्ली के चुनावों से जुड़ी कुछ खबरें बताती हूँ। वैसे तो आज आपको ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में आप वोट कब करेंगे, लेकिन दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी जो खबर मैं आपको बताना चाहती हूँ वो खबर दरअसल इस पोस्टर में छुपी हुई है, जिसे खुद आम आदमी पार्टी ने रिलीज किया है। केजरीवाल की पार्टी ने इस पोस्टर में देश के गृह मंत्री को मुस्लिम वेश में दिखाया है और ये बताया है कि चुनाव के वक्त ही बीजेपी को मुसलमान याद आते हैं और वो चुनावों में ही बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों और मस्जिदों पर मौलानाओं का मुद्दा उठाती हैं, लेकिन चुनावों के जाते ही वो मुद्दे भूल जाते हैं। मैं आज आम आदमी पार्टी से ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी चुनावों के लिए ये मुद्दे नहीं उठाती है, बल्कि ये मुद्दे उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और देश की मेजॉरिटी भी यही चाहती है कि बीजेपी ये सब ही करे, इसीलिए वो बीजेपी को वोट देती है। केजरीवाल जी, अगर आप राजनीति से हट जाएं तो आप भी बीजेपी को ही वोट देंगे। खैर, यहाँ एक और बात आपको बताना चाहती हूँ और वो ये है कि इस बार दिल्ली के विधानसभा के चुनावों में मुसलमान फिर से कशाकश में हैं। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कांग्रेस को वोट दें या फिर केजरीवाल की पार्टी को, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। दिल्ली में करीब 15% मुसलमान हैं और करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां हार और जीत मुसलमानों के हाथों में है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि इन 20 सीटों पर बाजी बीजेपी मार लेगी, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहां उसके लिए ये तय कर पाना मुश्किल है कि वो कांग्रेस के साथ जाएं या फिर आम आदमी पार्टी के साथ। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अफगानिस्तान से आई ये तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ। अफगानिस्तान के आधिकारिक मीडिया के हवाले से ये वीडियो रिलीज़ किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे वहाँ के लोग नदी को पार करने के लिए टेम्परेरी यानी जुगाड़ू इंतज़ाम करते हैं। सोचिए, ये वो देश है जिसके बारे में हमारे देश की मीडिया ये चलाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान हावी हो रहा है। काश जिन हथियारों और ताकत के बल पर तालिबान एक मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान को पीछे ढकेल रहा है, वो उतनी ताकत और उतना पैसा अपने ही देश के इन लोगों पर लगाता जिन्हें जुगाड़ के पुल से नदी पार करनी पड़ती है, तो कितना अच्छा होता। और मैं तो पाकिस्तान से भी यही कहूँगी कि वो तालिबान को इस वीडियो को दिखाए और ये कहे कि हमें सरहद पर लड़ने के बजाय आपस में दोनों देशों की अंदरूनी दिक्कतों पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।